हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। और ये इस सीरीज का वीडियो जो है वो 5 नंबर का है और इसमें ऑल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें ये यूनिट 5 है और आप देख सकते हैं कि हम BANS 041 का फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं और उसका जो पढ़ रहे हैं हम ब्लॉक 1 और ये MCQ बेस्ड है, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। और उसकी हम आज यूनिट देख रहे हैं, यूनिट 5 डेमोग्राफी सर्विलियंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जनसांख्यिकी निगरानी और डाटा की व्याख्या। तो दोस्तों ये यूनिट 5 है और यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ बर्थ रेट इज़ हाई एंड डेथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग द कंट्री विल बी इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। इसका हिंदी अनुवाद होगा, यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर घट रही है तो देश जनसांख्यिकी चक्र के किस चरण में होगा। तो दोस्तों हाई स्टेशनरी होगा या लेट स्टेशनरी होगा या अर्ली एक्सपेंडिंग होगा या लो स्टेशनरी होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ली एक्सपेंडिंग। इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मृत्यु दर अधिक जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर घट रही हो तो देश जो जनसांख्यिकी की चक्र के किस चरण में होगा वो अर्ली एक्सपेंडिंग होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेट डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट। जनसांख्यिकीय चक्र में भारत वर्तमान में किस स्तर पर खड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है हाई स्टेशनरी, बी है लेट एक्सपेंडिंग, सी है अर्ली एक्सपेंडिंग और लो स्टेशनरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेट एक्सपेंडिंग में है। कौन से है जनसंख्या चक्र में भारत वर्तमान में कहाँ पे है, लेट एक्सपेंडिंग में है। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं हम, सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब द। लिंगानुपात का उपयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ लिंगानुपात कैसे बताया जाता है, नंबर ऑफ मेल पर 100 फीमेल पे बताया जाता है या नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स पे बताया जाता है या नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 बर्थ रेट पे बताया जाता है या फिर नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 बर्थ्स पे बताया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है वो लिंगानुपात बताया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडिया स्टेट्स as per the 2011 सेंसस इज फाउंड इन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्हें जो पूछा है वो बाल लिंगानुपात के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमोंग द इंडिया स्टेट्स इन 2011 सेंसस इज फाउंड इन। भारतीय राज्यों में सबसे खराब बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना में पाया गया है। तो दोस्तों जो बाल लिंगानुपात जो पाया गया है वो सबसे कम कहाँ पे पाया गया है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाल लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पे पाया गया है 2011 जनगणना के अनुसार वो पाया गया है हरियाणा में। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिनेशियस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी। जनगणना आमतौर पर हर
कब में हो रही है, कब होती है दोस्तों जनगणना? हर साल, मतलब हर बार कब कब होती है? ए आफ्टर 2 ईयर, बी आफ्टर 10 ईयर, सी आफ्टर 1 ईयर, या ऑप्शन नंबर डी है 5 ईयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 10 ईयर्स में। तो दोस्तों जनगणना आमतौर पर हर 10वें साल में होती है, 10वें साल के बाद जनगणना होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, भारत की पहली पूर्ण जनगणना में आयोजित की गई थी। कौन सी ईयर में पूर्ण जनगणना की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है 1911, 1901, 1891 या 1881 में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1881 में, 1881 में भारत की पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी। उसके बाद आगे देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बोथ बर्थ एंड डेथ रेट दैट आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन, जन्म और मृत्यु दोनों को कितने दिनों के भीतर पंजीकृत करना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 45 डेज, ऑप्शन नंबर डी 21 डेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 21 डेज के अंदर हमें बर्थ और मृत्यु दर दोनों को हमें पंजीकृत कराना होता है, 21 दिनों के भीतर। सॉरी। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है खालिस्तान इज द सर्विलियंस वेयर रिपोर्टेड आर awaited and no attempts are made to seek report actively from the participants in the system। वह निगरानी है जहां रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाती है और इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते, सिस्टम में प्रतिभागियों से सक्रिय रूप से रिपोर्ट मांगते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा सर्विलियंस के अंतर्गत आएगा? पैसिव सर्विलियंस के अंतर्गत आएगा या फिर सॉरी एक्टिव सर्विलियंस क्या आएगा, फिर ये सेंटिनल सर्विलियंस क्या आएगा, या नन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट रहती है वो रहेगी पैसिव सर्विलियंस के अंतर्गत आएगी। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 शायद बाय मिस्टेक वो रह गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग टेक्निक ensure that the sample is a representation of the population। निम्नलिखित में से कौन सा नमूना तकनीक सुनिश्चित करता है, नमूना तकनीक यहाँ पे सैंपलिंग टेक्निक सुनिश्चित करता है कि नमूना एक प्रतिनिधित्व है जनसंख्या की। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो सैंपलिंग रहेगी वो जनसंख्या प्रतिनिधित्व करेगी, कौन सा नमूना प्रतिनिधित्व करेगा जनसंख्या की? तो जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए है स्नोबॉल सैंपलिंग, या परपोसिव सैंपलिंग, या नॉन रैंडम सैंपलिंग, या रैंडम सैंपलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रैंडम सैंपलिंग जो रहेगा वो यह सुनिश्चित करता है कि यह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 स्नोबॉल सैंपलिंग इज ए टेक्निक। स्नोबॉल नमूना एक तकनीक है। कौन सी तकनीक है दोस्तों? ये क्वार्टा सैंपलिंग, या परपोसिव सैंपलिंग, या नॉन रैंडम सैंपलिंग, या रैंडम सैंपलिंग। तो दोस्तों स्नोबॉल सैंपलिंग है ये है एक ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका राइट आंसर। ये जो तकनीक है स्नोबॉल सैंपलिंग की जो टेक्निक है वो रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक है। उसके बाद आगे देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और रिलीजियन एंड deriving the sample randomly from each homogeneous group each। जनसंख्या को लिंग या धर्म के आधार पर सजातीय समूह में विभाजित करना और प्रत्येक सजातीय समूह से बेतरतीब ढंग से नमूना प्राप्त करना। ये क्या किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ये है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग,
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग या क्वार्टर सैम्पलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। जनसंख्या को लिंग या धर्म के आधार पर सजातीय समूह में विभाजित करना और प्रत्येक सजातीय समूह से बेतरतीब ढंग से नमूना प्राप्त करना कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सिलेक्शन ऑफ predefined number of subject from specific subgroup of population। जनसंख्या के निर्दिष्ट उप समूह से विषयों की पुनर्निर्धारित संख्या का चयन है। क्या है? जनसंख्या की सिलेक्शन ऑफ predefinite number of subject फ्रॉम स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज। जनसंख्या के निर्दिष्ट उपसमूह से विषयों की पूर्व निर्धारित संख्या का चयन है। सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग रहेगा या क्वार्टर सैम्पलिंग रहेगा या परपोसिव सैम्पलिंग रहेगा या स्नोबॉल सैम्पलिंग रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ये कौन से सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा? ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टर सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट सैंपल इज सिलेक्टिंग एंड द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉन यूजिंग सिस्टेमिक पैटर्न इज नोन आज। तो दोस्तों पहला नमूना चयन कर रहा है और शेष नमूना प्रणालीगत पैटर्न का उपयोग करके तैयार किया गया है तो जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या क्वार्टर सैम्पलिंग या परपोसिव सैम्पलिंग या सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जाना जाएगा। द फर्स्ट सैंपल इज सिलेक्टिंग एंड द रिमेनिंग सैंपल इज ड्रॉ यूजिंग सिस्टेमिक पैटर्न इज नोन अस। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अगर यहाँ पे सिस्टेमिक पैटर्न यूज़ किया जाएगा तो वो आंसर इसका आएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जब उन्हें सिस्टेमिक पैटर्न यूज़ कर रहा है तो सैम्पलिंग भी क्या आएगी? वो सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड एंड द सैंपल आर withdrawn with the help of random sample table is। तो दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को समान रूप से चुने जाने की संभावना है और रैंडम सैंपल टेबल की मदद से नमूना निकाला जाता है। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग या सिस्टेमिक सैम्पलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 द पुअरेस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडिया स्टेट इज फाउंड इन। भारतीय राज्यों में सबसे खराब लिंगानुपात में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? असम में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया में जो सबसे कम जो रेशियो पाया जाता है सेक्स रेशियो वो पाया जाता है हरियाणा। कहाँ पे पाया जाता है? हरियाणा में। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडिया स्टेट्स इज इन। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरला, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। केरला में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। उसके बाद आगे जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ बर्थ रेट इज़ लो एंड डेथ रेट इज़ लो द कंट्री विल बी इन विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर कम है तो देश जनसांख्यिकीय चक्र के किस चरण में होगा? हाई स्टेशनरी या लेट एक्सपेंडिंग या अर्ली एक्सपेंडिंग या
लो स्टेशनरी। तो दोस्तों अगर इफ़ बर्थ रेट इज़ लो एंड डेथ रेट इज़ लो, अगर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी इज़ लो है तो जो जो देश कौन से स्टेज में रहेगा, वो रहेगा लो स्टेशनरी पे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, इफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज डिसाइक्लिंग, if birth rate and death rate is declining, the country will be in which state of demographic cycle। यदि जन्म दर और मृत्यु दर घट रही है तो देश जनसांख्यिकी चक्र के किस चरण में होगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उन्हें डायरेक्ट बोल दिया था कि वो लो में है, ऑलरेडी दोनों लो में हैं, पर यहाँ पे केवल घट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे घट रही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए है हाई स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग या लो स्टेशनरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लेट एक्सपेंडिंग। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया आर। भारत में महत्वपूर्ण आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। पॉपुलेशन, सिनेशियस, सिविल रजिस्टर सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो भारतीय जनगणना, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो भारत में महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने का ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है, इन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द सर्वे विल बी कंडक्टिंग इन एवरी। तो दोस्तों सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सर्वेक्षण कब कब आयोजित किया जाता है, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर में या 3 मंथ में। तो दोस्तों एवरी 6 मंथ में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। जो केंद्रीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1969 में, 1881 में, 1950 में, 1947 में। तो दोस्तों जो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो पास किया गया था वो किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका राइट आंसर 1969 में, 1969 में। उसके बाद आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल सर्विलियंस यूनिट ऑफ IDSP लोकेटेड। IDSP की केंद्रीय निगरानी इकाई कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि IDSP का फुल फॉर्म क्या होता है। जो IDSP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों और जो यहाँ पे जो IDSP की केंद्रीय निगरानी इकाई कहाँ स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए है NCDC, ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या एम्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, NCDC। NCDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एनालिसिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटी और एट्रीब्यूट एंड नॉट ऑन प्रेसियस मेजरमेंट। विश्लेषण गुणात्मक या विशेषता पर आधारित है, न कि सटीक माप पर। तो दोस्तों
क्या रहेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटेटिव। इतने क्वेश्चन थी और नेक्स्ट यूनिट आएगी वो रहेगी यूनिट नंबर 6, और 6 के बाद आपका ब्लॉक 2 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है आपको दोस्तों, मैं स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और आपकी एग्ज़ाम अच्छे से हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आप उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।